गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग पढ़ा था, उसमें एड्रेनलिन का हम लोगों ने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा था। अभी कुछ अदर एडिनर्जिक ड्रग्स मतलब सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में और जो अदर ड्रग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप नहीं आते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम डोपामीन के बारे में पढ़ें। ये भी एक कैटेकोलामीन्स है और ये क्या होता है, ये जैसे डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं D1 D2, उसका एगोनिस्ट होता है, उस पर जाके बाइंड करता है और ये अल्फ़ा और बीटा 1 पे भी बाइंड करता है, लेकिन ये बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका कुछ एक्शन होता है। जैसे लो डोज पे ये क्या करता है, रीनल मेजेंट्रिक और कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें क्या करता है, डायलेशन करता है। ठीक है, किसके थ्रू, D1 रिसेप्टर को। तो जिसकी वजह से डायलेशन होगा तो ज़्यादा ब्लड जाएगा, रीनल यानी किडनी में ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो यानी फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर मॉडरेट डोज लेंगे, लो से यानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, हार्ट पे होता है। तो उसमें ये बाइंड करता है और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। और हाई डोज पे ये अल्फ़ा 1 एक्शन शो करता है, यानी अल्फ़ा 1 का वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसका कोई CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट इसका कुछ नहीं होता है। इसका यूज़ जो होता है वो ये असल में ये हार्ट के पेशेंट के लिए, या फिर कोई शॉक हो जाए यानी अचानक से BP ज़्यादा लो हो जाए, तो उस केस में ये यूज होता है BP बढ़ाने के लिए और यूरिन फ्लो को बढ़ाने के लिए। IV इंट्रावेनस दिया जाता है, इसका डोज इतना रहता है। ठीक है, अब देखिए एक और ड्रग रहता है डोबिटामिन, जो कि डोपामीन का ही डेरिवेटिव है और ये अल्फ़ा 1 बीटा 2 एंड बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। ठीक है, तो इसको जनरली हम आइनोट्रोपिक एजेंट इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कार्डियक सर्जरी, मतलब BP बढ़ाने के लिए इसको हम यूज़ लेते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो वहाँ पर हार्ट को फिर से स्टिमुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर इफेड्रीन हो गया, ये एक अल्कोलॉइड होता है, यानी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट जो केमिकल्स होते हैं, और ये इफेड्रा वल्गारिस प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं। और ये इनडायरेक्टली और डायरेक्ट एक्शन दोनों, यानी कि एक तो इनडायरेक्टली मतलब कि ये एक तो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को इंक्रीज कराता है, और डायरेक्ट एक्शन मतलब डायरेक्टली जाके उस रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। हम जानते हैं कि जो कैटेकोलामीन्स होते हैं उनको मोनोमीन ऑक्सीडेज जो होता है उनका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंट होता है, इसको नहीं कर पाता, इसीलिए इसको हम ऑरली भी दे सकते हैं। ये बस समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये अस्थमा के केस में भी इसका यूज़ करते हैं, और हाइपोटेंशन जब ज़्यादा, स्पाइनल एनेस्थेसिया जब हम देते हैं लोअर पार्ट को एनेस्थेसाइज करने के लिए, तो उस केस में भी इसको हाइपोटेंशन को बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एम्फेटामिन जो होता है ये सेंट्रली एक्टिंग मेनली होता है, CNS स्टिमुलेंट होता है, ओरली एक्टिव होता है ये इसका मेन एक्शन होता है कि ये CNS स्टिमुलेंट इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसका देखो अब यहाँ पर एक्शन दिया गया है कि ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, CNS स्टिमुलेंट होता है और कार्डियक स्टिमुलेंट होता है। टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन, टैकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट को बढ़ा देना, BP बढ़ा देना। ठीक है, अब देखो इसका एडवर्स इफेक्ट दिया गया है कि ये इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। ठीक है, फिर से यूफोरिया हो जाता है, फिर से एक्टिविटी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट जो स्टिमुलेट कर देता है, इसकी वजह से ये सारे के सारे कन्फ्यूजन, हेडेक होने लगता है। क्रॉनिक यूज़ पे फैटिक, थकान सा लगने लगता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और एक और इसका खास इफेक्ट ये होता है कि इट सप्रेसेस एपेटाइट, जिसको एनोरेक्सिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेन जो एक्शन होता है वो CNS स्टिमुलेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका और यूज़ देखिए। अच्छा, इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहता है कि जैसे एथलीट परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव कर लेता है। जैसे आप देखो कोई भी प्लेयर्स जो रहते हैं, जो एथलीट हो जाते हैं, उनका पहले एक डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट में यही कंपाउंड चेक किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज स्टिमुलेट कर देता है आदमी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ लेता है। तो इसीलिए कोई एथलीट क्या करता है, इसको पहले ले लेता है अपने एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए पहले इसको डोप टेस्ट किया जाता है, यानी यही कंपाउंड का टेस्ट किया जाता है। फिर देखिए फेनाइलेफ्रिन, ये अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, मतलब ये सिर्फ जाके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे ही बाइंड करता है, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसको हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, जब रनी नोज़ रहता है तो उस केस में इसको यूज़ किया जाता है।
और आई पे भी ये क्या करता है, माइल्ड रेसिस करता है। जैसे अब अल्फा 1 के बारे में पढ़े, अगर याद होगा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसका इफेक्ट क्या रहता है। जैसे ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो उसकी वजह से इसको हम डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, और आई में भी जाके ये पुपिल के साइज को इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसको एज ए माइल्ड रेसिस यूज़ करते हैं। फिर रहता है मेफेंट्रामीन, जो रहता है ये मिक्स्ड एक्टिंग होता है, यानी ये डायरेक्टली एक्ट भी करता है अल्फा 1 रिसेप्टर पे और रिलीज भी कराता है, यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग भी करता है। ठीक है, इसको भी हम हाइपोटेंशन जब स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है तो उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब कुछ सेलेक्टिव बीटा स्टिमुलेंट, यानी जो सिर्फ जाकर बीटा 2 रिसेप्टर से ही बाइंड करते हो। तो देखो बीटा 2 का मेनली एक्शन जो होता है वो लंग्स में होता है, तो ये जितने भी बीटा 2 स्टिमुलेंट होंगे वो अपना लंग्स में, यानी किस काम के लिए यूज़ होंगे, तो वहाँ पर हमें अस्थमा जैसे एयरवे रेजिस्टेंस को सही करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखो टर्बिटालिन, साल्मेट्रॉल, साल्ब्यूटामॉल, ये ड्रग आप देखो अक्सर अगर कोई अस्थमा का पेशेंट होगा तो इन्हीं किसी न किसी मेडिसिन में से तो ज़रूर यूज़ किया करता है। ठीक है, एरोसोल के थ्रू लिया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका यूज़ देखिए ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो ये क्या करते हैं कि एयरवे को आसानी से सांस लेने में, मतलब आसान ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सही करते हैं। अच्छा, एक और इनका प्रीमैच्योर लेबर, यानी ये क्या होता है कि कभी कभी टाइम होने से पहले ही अगर लेबर होने का चांस रहता है तो उस केस में भी इसको दिया जाता है। ये यूटेरस को, प्रेग्नेंट यूटेरस को रिलैक्स करता है, जिसके वजह से क्या होता है, मिसकैरेज जो रहता है उसको रोक देता है। ठीक है, और क्या होता है कि हाइपर कैलेमिया जब रहता है तो उसको भी सही करने के लिए, मतलब पोटेशियम का ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेज़ल डिकंजेस्टेंट। नेज़ल डिकंजेस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे देखो कभी रनी नोज़ हो जाता है या नोज़ स्टफनेस हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक इसका ड्रॉप भी आता है, उसको लेते हैं या। ठीक है, तो इसमें मेनली अल्फ़ा एगोनिस्ट रहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और रनी नोज़ को सही करते हैं। ठीक है, नाइफेजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, स्यूडोएफेड्रिन, इन सब का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके और वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं नेजल, जिसकी वजह से क्या होता है, नेजल कंजेशन सही हो जाता है। लेकिन इनका रेगुलर यूज़ नहीं किया जाता है। ज़्यादा रेगुलर यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए वो क्या करता है, वो रनिंग रोज को रोक लेता है, जिसकी वजह से ड्राई नोज़ हो जाता है एकदम से, तो वो ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, कभी कभार यूज़ कर लेना आता है। फिर से स्यूडोएफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन, इनका भी कॉम्बिनेशन ये एंटीहिस्टामिनिक्स या म्यूकोलाइटिक्स या एंटीट्यूसिव एंड एनाल्जेसिक्स में भी यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉमन कोल्ड होता है तो उसमें आप देखना इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड में भी रनी नोज रहता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब एलर्जिक ड्रग, एलर्जी जब ज़्यादा हो जाता है उस केस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एनोरेक्टिक एजेंट, एपेटाइट सप्रेसेंट, मतलब जो भूख को कम करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्टिक एजेंट बोलते हैं, विच रिड्यूसेस एपेटाइट रिजल्टिंग इन लोअर फूड कंजप्शन लीडिंग टू वेट लॉस। जिसको वेट लॉस करना रहता है तो अक्सर ये चीज़ें, ये मेडिसिन लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस में जो फीडिंग सेंटर रहता है उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसको 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है नॉर एडिनर्जिक एजेंट्स, जैसे इसमें फेंटरामीन हो गया, फिनाइल प्रोपेनोलामीन हो गया। ये क्या करते हैं, इनका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनलिन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि नॉर एड्रेनलिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो रिसेप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसका ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये क्या करेगा कि ये हाइपोथैलेमस में जो फीडिंग सेंटर रहता है उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती है, यानी सप्रेस एपेटाइट। ठीक है, ये नॉर एड्रेनर्जिक एजेंट जो कि नॉर एड्रेनलिन के रिएप्टेक को रोकता है। वैसे सेरोटोनर्जिक एजेंट जो कि क्या करता है, सेरोटोनर्जिक ट्रांसमिशन को क्या करता है, वहाँ पर रोकता है। ठीक है, सेरोटोनिन के बारे में, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, तो उसके रिएप्टेक को ये रोकता है। फिर से एक होता है नॉर एड्रेनर्जिक और सेरोटोनर्जिक एजेंट जो कि दोनों को, नॉर एड्रेनलिन और 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, उसको भी रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या हमारे एपेटाइट को सप्रेस करता है। ठीक है, स्लिमिंग सेंटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका एनोरेजिक एजेंट। फिर होता है थेरेप्यूटिक, इसका यूज़ क्या रहता है इन एडिनर्जिक ड्रग्स का, तो देखिए शॉक होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई थोड़ा सा एलर्जी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, हार्ट रेट एकदम से कम हो जाता है, तो उस केस में हम इसमें एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं। एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेने से तुरंत से ये क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को सही कर देता है, बीपी को भी बढ़ा देता है, तो उस केस में ये लाइफ सेविंग ड्रग रहता है।
फिर लोकल एनेस्थीसिया के साथ क्या होता है कि हम इसको लेते हैं एड्रेनालिन को, क्यों? क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है और उसके एक्शन को बढ़ा देता है। और ये लोकल ब्लीडिंग, यानी कभी एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग को कम करने के लिए, क्योंकि अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा तो क्या होगा, ब्लड कम आएगा बाहर, जिसकी वजह से लोकल ब्लीडिंग भी कम हो जाएगा। नेजल डिकंजेशन हमने पढ़ा भी, इसके लिए कार्डियक अरेस्ट अगर हार्ट से काम ना करे तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी किया जाता है। ब्रोंकल अस्थमा में भी यूज़ किया जाता है। माइड्रेटिक्स मैंने बताया आप लोगों को। नार्कोलेप्सी क्या होता है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमेशा क्या होता है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर स्लीप, हमेशा नींद आने लगता है। तो उस केस में हम एम्फीटामिन, जो कि सेंट्रल स्टिमुलेंट सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, उसको यूज़ करते हैं, जाके स्टिमुलेट करके हमें नींद से रोकता है। एनोरेक्सेंट यानी एपेटाइट सप्रेसेंट भी यूज़ करते हैं। और एक और होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर होता है कि आदमी क्या होता है कि अटेंशन नहीं कर पाता, जैसे कि स्टडी करना है तो किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वही अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर रहता है। तो उसमें हम एम्फेटामिन को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस जो रहता है स्टडी में या फिर जिसमें बिहेवियर में, उसको सही कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अदर एडिनर्जिक ड्रग्स। इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।